नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप में से बहुत सारे साथियों ने अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस पर खूब ज्ञान अर्जित कर लिया है। दुनिया भर की जानकारी अब आपको है। कौन किसका नियंत्रण कर रहा है, किस तरह से इसका प्रभाव पड़ रहा है, कैसे खाड़ी देशों के लिए संकट बन गया है, भारत जैसे देश के लिए तेल के लिए संकट उत्पन्न हो गया है, फर्टिलाइजर संकट, क्राइसिस, एलपीजी संकट, तमाम चीजें केवल एक स्टेट से अब आपको समझ में आ चुकी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी जो कलेश चल रहा है वो चल ही रहा है, मतलब कि अब सारे देश प्रभावित हैं। जिस तरह की लड़ाइयां चल रही हैं उसका असर अब लोगों को यूज टू हो गया है कि ठीक है साहब, न्यूज है कि यहां से कुछ हो रहा है। लेकिन इस घटना से प्रेरित होकर के दुनिया में दो जगह और खाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान खुद रेड सागर पर नजर बना के बैठा है, ये तो एक पार्ट है। लेकिन जिस रशिया यूक्रेन युद्ध को लगभग 4 साल से अधिक का समय बीत चुका है, वो अपने युद्ध में एक नया एंगल ऐड कर गए हैं। और वो क्या है साथियों? ये जो जगह आप देख रहे हैं अभी मैप पर, ये छोटा सा जो समुद्र दिख रहा है, इसे सी ऑफ अजोव कहा जाता है। सी ऑफ अजोव के साथ में एक नीचे की तरफ सी दिख रहा है, ये ब्लैक सी कहलाता है। ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को जोड़ते हुए बीच में ये 3 से लेकर 7 किलोमीटर लंबा जो जल आपको दिखाई दे रहा है, चौड़ा जो आपको जल दिखाई दे रहा है, ये कर्च स्ट्रेट के नाम से जानी जाती है। स्ट्रेट जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ कर्च के नाम से इसे जाना जाता है। ये कर्च स्ट्रेट इन दिनों चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, कारण बताऊंगा। इसको थोड़ा सा और पहचान लो कहां है ये, ताकि आपको ये समझ में आए। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये क्रीमिया है। ये वही क्रीमिया है जिस पर रूस ने वर्ष 2014 में कब्जा कर लिया था। 2014 से रूस का इसके ऊपर कब्जा है। ये एरिया कौन सा है? तो ये पूरा पूरा रशिया है। ये पानी पूरा अब रशिया ही कमांड कंट्रोल करता है। इस तरफ पूरा पूरा क्षेत्र रूस के कब्जे में आ चुका है। पहले ये यूक्रेन वाला क्षेत्र हुआ करता था, इधर की तरफ रूस हुआ करता था, लेकिन अब पूरा सी ऑफ अजोव पुतिन के अनुसार सी ऑफ रशिया है। ये पूरा समुंदर अब रूस का है। 2014 से इन्होंने पहले क्रीमिया को कब्जा किया। उसके बाद में जब आने वाले सालों में जब इन्होंने कब्जे बाकी जगह पर किए, खरसान प्रोविंस वगैरह में, तब ये पूरा पूरा क्षेत्र अब इनके पास में है। अब दिक्कत क्या है? ये जो जगह आपको छोटी सी दिख रही है ना, इसका महत्व आपको मैं लार्जर पिक्चर पे जब समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये सी ऑफ अजोव असल में यूक्रेन और रशिया के बीच में तो है, लेकिन रूस ने इस पूरे पर कब्जा अब तक बनाकर रखा था। इसी कब्जे को अब यूक्रेन ने चैलेंज कर दिया है। चैलेंज कर दिया ऐसे मतलब उसने पूरे समुद्र में हमले नहीं किए, उसने स्ट्रेट ऑफ कर्च पर हमले किए हैं। बीते 9 दिनों में 116 जहाजों को निशाना बनाया है। रशिया की तरफ से खबरें बाहर आती नहीं, लेकिन बाजार बिगड़ चुका है। ये कितनी खास जगह है? आप कहेंगे रूस तो इतना बड़ा क्षेत्र रखता है, उसके लिए सी ऑफ अजोव कैसे मायने रखेगा? पूरे रूस का 25% ट्रेड केवल इतने से समुद्र से होकर गुजरता है। 25% ट्रेड। और एक फैक्ट देता हूं, रूस वर्ल्ड को टोटल 25% अनाज पूर्ति करता है। यानी दुनिया को खाद्यान्न अगर चाहिए, गेहूं अगर चाहिए, तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर रूस है। और उसके बाद में यूक्रेन, जो कि यूरोप के लिए अनाज का कटोरा है, उसके लिए भी यह समुद्र बहुत जरूरी है। अर्थात दुनिया भर के अनाज का सप्लाई कहीं ना कहीं इस जगह पर टिका होता है। अब इस जगह को क्या हुआ है? इस जगह को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मतलब ये एक तरह से वो जगह बन गई जहां से रूस का 25% ट्रेड बाधित कर दिया। ऑलरेडी ऐसी स्थितियां बनी हुई थी जब ये रिफाइनरीज को हिट कर रहे थे। अब इन्होंने ट्रेड रूट को हिट कर दिया। इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया ने इसे हॉर्मुज जैसा संकट नाम दिया है। किसके लिए? क्या केवल रूस प्रभावित होगा? नहीं। अनाज असल में जो भी देश मंगाते हैं, रूस अनाज सप्लाई कर रहा है, यूक्रेन अनाज सप्लाई कर रहा है। अगर अनाज सप्लाई बाधित हुई तो पूरी दुनिया में अनाज महंगा हो जाएगा, खाद्यान्न संकट आएगा। इसीलिए यह बड़ी हेडलाइन बन जाती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस बिल्कुल वैसा की वैसा ही क्राइसिस बन गया है। क्या रूस चुप बैठा? नहीं, इन्होंने भी बदले लेने के लिए रूस के ओडेसा नामक एक पोर्ट पर हमला किया है। उस हमले से वहां से ट्रांसपोर्टेशन बाधित हो गया। इसके अलावा आज एक और जानकारी पर जिक्र करेंगे, और वो ये कि जेलेंस्की ने हाल ही में अपने डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया है। मात्र 35 वर्षीय डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन उनके हटाते ही सड़कों पर जनता उतर आई। उनका मानना था कि डिफेंस मिनिस्टर ही
आज के दौर में यूक्रेन को बढ़त दिला रहे थे। लगातार ड्रोन जो हमले कर रहे थे वो उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। यूक्रेन में इस समय उनकी गजब फैन फॉलोइंग है। जेलेंस्की उनसे जलते जलते हैं, चिढ़ते हैं कि कहीं ये फेस पसंदीदा फेस ना बन जाए, बोले उसको हटा दिया गया है। इन सारी विषयों पर डिटेल से आज चर्चा करते हैं। उसके अलावा एक जरूरी जानकारी बता दें, परसों यानी रविवार के दिन सुबह 11 बजे एक लाइव फ्री वेबिनार रखी है, जिसमें हम दुनिया भर की जो तमाम बड़ी हस्तियां हैं, जिनकी पर्सनैलिटी बड़ी ही आकर्षक है, जिनके व्यक्तित्व को लोग सुनना देखना पसंद करते हैं, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिकोड करेंगे इस रविवार सुबह 11 बजे। इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री वेबिनार है। इसका प्रायोजन हो क्यों रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली जो हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर मॉड्यूल निकाला था, उस मॉड्यूल में से ही आपको कुछ ऐसे विशेष पॉइंट निकालकर इन लोगों को डिकोड करना बताएंगे कि असल में ये कैसे काम करते हैं, कैसे इनकी व्यक्तित्व को इतना आकर्षक माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको लोकेशंस के साथ इस बात को समझाते हुए मैप पर लेकर चलता हूं। दुनिया आपके सामने कुछ इस तरह से ग्लोब पर दिखाई देती है। क्योंकि मैंने इसको भारत पर फोकस किया हुआ है, तो आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। विश्व को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पर्सपेक्टिव दे देता हूं। भारत से यदि आपको, मैं दोनों ही मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं एक बार के लिए। भारत से अगर आपको पश्चिम की तरफ जाना हो, तो आप निकलते हुए बाबे मंडल से होते हुए लाल सागर और स्वेज कैनाल से होते हुए जिस सागर में पहुंचते हैं, उसका नाम भूमध्य सागर है। भूमध्य बोले तो मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के उत्तर में यूरोप है, दक्षिण में अफ्रीका है। इसको और आसानी से देखते हैं। आप यहां पर मेडिटेरेनियन सी में पहुंचते हैं और मेडिटेरेनियन सी के अंदर उत्तर में यूरोप और दक्षिण में अफ्रीका है। दुनिया में कभी राज करने वाला यूरोप असल मायने में इसी समुद्र के आसपास बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी पाया है। इसीलिए मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करने का प्लान भी यूरोपियंस के दिमाग में ही आया था। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। साथियों, आप जैसा सब जानते हैं कि रशिया का एक बड़ा हिस्सा यूरोप में आता है और उसी यूरोप के साथ कनेक्ट करते हुए दो प्रमुख समुद्र हैं, सी हैं। अब उन तक भी आपको लेकर चलता हूं। देखिए, आपको यहां पर एक प्रमुख समुद्र दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ब्लैक सी। ये जिस ब्लैक सी की मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इस ब्लैक सी को आप इस तरह से भी एक और बोल्ड इमेज में देख सकते हैं। ये ब्लैक सी कनेक्ट कई सारे देशों को करता है, जिसमें से रोमानिया है, यूक्रेन है, तुर्की है, रशिया है। लेकिन उन ब्लैक सी के साथ कनेक्टेड जगहों में एक और सी ब्लैक सी से कनेक्टेड है जिसका नाम है सी ऑफ अजोव। मैं आपको फिर से लेकर के चलता हूं सी ऑफ अजोव की तरफ। यह रहा सी ऑफ अजोव। ब्लैक सी में जॉर्जिया भी खुला हुआ है, रशिया भी खुला है, यूक्रेन खुला है, रोमानिया खुला, बुल्गारिया खुला, तुर्की खुला। ये सब ब्लैक सी के अंदर है। लगभग $3 ट्रिलियन का व्यापार अकेले ब्लैक सी से होकर निकलता है। अब आप पूछेंगे ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी तक कैसे पहुंचता है? तो देखिए, यहां से होते हुए सी ऑफ मरमरा, यहां पर तुर्की के बीचों बीच स्थित एक जगह है जहां से बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू ब्लैक सी से सामान पहुंचता है। फिर मरमरा से डार्डेनलस स्ट्रेट के थ्रू एजियन सी के अंदर पहुंचता है और फिर यहां से होकर के मेडिटेरेनियन सी में पहुंचता है। मतलब समझिए कि तुर्की आज दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उसके प्रमुख कारण में है कि वो ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने वाली जगह पर बैठा है। जब हम कई बार विश्व इतिहास की बात करते हैं, कहते हैं कि तुर्की ऑटोमन एम्पायर से लेकर अब तक इतना की पोजीशन कैसे बना हुआ है, तो बोले इसने कुस्तुनतुनिया पर, जो कि आज इस्तांबुल के नजदीक है, उस पर कब्जा जमा लिया था। ये वही बॉस्फोरस स्ट्रेट के आसपास की बातें हो रही हैं। कोई बात नहीं। ब्लैक सी चूंकि 6 देश उसमें खुलते हैं, उससे कनेक्टेड एक छोटू सा समुद्र और है जिसका नाम है अजोव सी। आपके दिमाग में एक बहुत प्यारा सा सवाल आएगा और वो ये, इतना बड़ा समुद्र पड़ा है तो सी ऑफ अजोव इतना मायने क्यों रखता है? अब आपको थोड़ा और डिटेल में लेके चलूंगा। यहां से यहां तक की यात्रा आपने कर ली। सी ऑफ अजोव ब्लैक सी से कनेक्टेड एक छोटी सी स्ट्रेट से है। स्ट्रेट बोले तो पानी वाला रास्ता, जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट है ना, यहां पर कर्च स्ट्रेट के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। जब आप इस सवाल से झगड़ रहे होंगे, उसी समय पर मैं आपको एक ऑल्टरनेट रास्ता देता हूं। साथियों, एक और छोटा सा समुद्र देखिए जिसका नाम है कैस्पियन सागर। ये जो कैस्पियन समुद्र है ना, असल में ये झील कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि समुद्र की खासियत होती है कि वो किसी अन्य वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। ये चूंकि आइसोलेटेड है, इसलिए आप इसे एज ए झील कंसीडर कर सकते हैं। दुनिया का जितना भी पानी है वो दूसरे पानी से जुड़ा हुआ है।
हिंद महासागर को देख लें, चाइना सागर को देख लें, आप अटलांटिक सी, कोई सा भी सी उठाकर देखें, दुनिया का सारा पानी आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन कैस्पियन सागर में नाम भले ही सागर है, लेकिन किसी और जगह से ये जुड़ा हुआ नहीं है, लैंडलॉक समुद्र है ये, तो समुद्र की काबिलियत इसमें है नहीं, ये झील है। अब क्या है, इस समुद्र के अंदर एक नदी आकर के खुलती है जिसका नाम है वोल्गा नदी। ये जो वोल्गा नदी है ना, ये रशिया के अंदर की सबसे बड़ी नदी है। यहां पर जब ये समुद्र में आकर के खुलती है, और इसी समय पर अजोव सी के अंदर रूस की एक और नदी आकर खुलती है जिसका नाम है डॉन नदी। दो नदियां खास हैं, अजोव में आकर खुलती है डॉन, और वोल्गा खुलती है कैस्पियन सागर में आकर के। रूसियों ने देश की आजादी के, मतलब वर्ल्ड वॉर की सेकंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद, जो युद्ध के अंदर बंधक बनाए हुए लोग थे, जो जर्मन्स थे, जिनको पनिशमेंट देना चाहते थे, उनसे काम करवा करवा के इन दोनों नदियों को आपस में जुड़वा दिया, वोल्गा रिवर को और डॉन रिवर को, और जुड़वा करके 101 किलोमीटर लंबी एक कैनाल बनवा ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्वेज कैनाल समझते हैं, जिसे डॉन और वोल्गा कैनाल कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज पूरे रूस में 7500 किलोमीटर लंबा वाटरवे बना हुआ है, मतलब पानी अंदर से, देश के अंदर से नदियों के माध्यम से, जहाजों के माध्यम से ट्रेड करता है। इनलैंड वाटरवेज बने हुए हैं, ठीक है। अब जो ये खास मैंने 101 किलोमीटर की आपको जगह बताई, इससे अब आपके दिमाग में एक बात पता होनी चाहिए कि चूंकि सी ऑफ अजोव जो है, यहां से डॉन रिवर में जहाज घुसता है, इस कैनाल से घुसकर वोल्गा नदी में घुसता है, और वोल्गा नदी से कैस्पियन सागर में आता है, और कैस्पियन सागर के साथ में बहुत सारे छोटे छोटे देश, जैसे अजरबैजान जुड़ा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान जुड़ा हुआ है, कजाकिस्तान जुड़ा हुआ है, ईरान जुड़ा हुआ है, इन सारे देशों में ट्रेड होता है। मतलब समझिए, जिस ईरान को आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बंद करने की सोचते हैं, वो अपने लिए व्यापार का एक रास्ता इस वाले कैस्पियन सी से होते हुए, वाया रशिया होते हुए, सी ऑफ अजोव से होते हुए, ब्लैक सी के माध्यम से भी बाजार में पहुंचा देता है। अर्थात अगर आपको यह लगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद तो ईरान बंद हो गया, आंसर है बिल्कुल नहीं। ईरान ने बकायदा चाइना से एक ट्रेन रूट अलग ले रखा है, और यहां से एक वाटरवे अलग ले रखा है। आप इन दोनों बिंदुओं को समझिए। अब हुआ क्या है, हुआ यह कि इस पूरे समुद्र में हमले होते, इससे बेहतर यूक्रेन वालों ने कर्च स्ट्रेट पर हमले कर दिए, कि बेटा गेट पर ही हमले कर दिए, 116 जहाजों को निशाना बना दिया, यहां पर खड़े हुए जहाज सारे दुबक गए, साइडों में हो गए चलना बंद, कि साहब अब नहीं चलेंगे हम। ऐसा होते ही व्यापार में त्राहिमाम है, क्योंकि अल्टीमेटली केवल रशिया नहीं, ये बाकी जो डिपेंडेंट देश थे उन पर भी वार हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको केवल एक ही बार में सी ऑफ अजोव की स्टोरी समझ में आ गई हो। अर्थात यूक्रेन ने सी ऑफ अजोव पर नहीं, या कर्च स्टेट पर नहीं, असल मायने में रूस की दुखती नस पर हाथ डाल दिया है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको यह बात बेहतर तरीके से समझ में आ गई हो। कितनी खास है, कैसे है, वो मैंने आपको बता दिया। ये आप कैनाल्स देख लीजिए, ये रहा डॉन रिवर, ये रही वोल्गा रिवर, और इनको जोड़ने के लिए 101 किलोमीटर की इन्होंने एक स्ट्रेट बनाई हुई थी, एक कैनाल बनाई हुई थी, जिससे इन्होंने काम 1952 के अंदर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है साहब, यहां तक हुई सारी बातें। अब सवाल समझ में यह आता है कि सर, जो मैप आपने थोड़ी देर पहले दिखाया, उस मैप के अंदर अजोव सी के एक तरफ तो यूक्रेन जुड़ा हुआ है, तो यूक्रेन का कब्जा नहीं है क्या? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। लेकिन रूस ने समय रहते रहते इस पूरे अजोव को अपने कब्जे में ले लिया। मतलब इस अजोव से कनेक्टेड जितना भी बॉर्डर एरिया है, चाहे क्रीमिया से या यूक्रेन से, आज रूसी सेना चारों तरफ है। तो फिर साहब यूक्रेन कैसे जगह बना रहा है यहां पे? यूक्रेन ने असल में यहां पर ड्रोन से हमला करना शुरू किया हुआ है। मतलब समझिए कि इस जगह पर इनका जो टारगेट पहले रिफाइनरी था, कि रिफाइनरी पर हमला कर दो, रिफाइनरी से रूस के अंदर तेल संकट उत्पन्न हो जाएगा, वो आपने और हमने खूब चर्चा की। अब इन्होंने एक्सपोर्ट पर हमला कर दिया है कि तुम्हारे पास $400 बिलियन का एक्सपोर्ट है, हम उसको अब निशाना बना रहे हैं। साथियों, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो यूक्रेन की तरफ से आई हैं।
कैसे एक एक करके चुन चुन के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। आप अगर तस्वीरें देखेंगे ना, उससे अंदाजा लगा लेंगे कि ये बकायदा ना केवल हमले करते हैं, बल्कि उसकी रिपोर्टिंग करके रूसी लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं और रूस पर निर्भर या रूस से प्रभावित जितनी भी दुनिया के देश हैं, उन सबको टारगेट करते हैं कि लो बेटा, संदेश पार प्राप्त कर लो कि हम कुछ कर रहे हैं। एक एक करके इन्होंने, आप इन तस्वीरों को अगर गहराई से देखें तो लगती हुई जहाजों की आग और लपटें आपको यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि कैसे यूक्रेन ने रशिया को नुकसान पहुंचाया। दूर दूर से दृश्य निकल कर आ रहे हैं कि इनके जहाजों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तब अब जब इतना निशाना चल ही रहा है, ये तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, तो अब क्या हो रहा है? तो अब हो कुछ नहीं रहा है। रूस अपनी तरफ से दिखा रहा है कि देखो हम उनके जहाज उड़ा रहे हैं। कुल मिलाकर के जहाज उड़ना जारी है। जो पानी के जहाज हैं ये उड़ गए हैं, अब खत्म हो गए हैं। ठीक है साहब। अचानक सी ऑफ अजोव खाली होने लगा है। जब आप बम धमाके इतने देखने लगेंगे तो आप सैटेलाइट इमेज से अंतर लगा लीजिए। ये जून 2026 का है और ये जुलाई 2026 का दृश्य है। जून 2026 में इतना जहाज खड़ा था जो छोटी छोटी बिंदी बनकर देखा है, यहां पर अब कोई जहाज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस सी से पेट्रोलियम पदार्थ लगभग 25% ट्रेड होता है, अनाज ट्रेड होता है, कोयला ट्रेड होता है। अचानक अब आप इसको वार कर दिए तो आप समझ सकते हैं दुनिया पर मेजर एक्सपोर्ट क्राइसिस, फ्यूल का भी आएगा, मेटल स्टोन का भी आएगा, एग्रीकल्चरल गुड्स का भी आएगा। आप ऐसे समझिए कि 265 मिलियन टन कार्गो यहां से होकर के अजोव सागर से होकर निकलता है, क्योंकि इसके कई मेजर पोर्ट्स इस अजोव सागर में हैं या कर्च स्ट्रेट पर हैं। अब इनको जब निशाना बनाया गया तो पूरी तरह खेल प्रभावित हो गया। कहने का मतलब यह है कि रूस को बढ़िया नुकसान हुआ। बदले में वो उड़ीसा के ऊपर हमला कर रहा है। ओडिशा, ओडेसा करके जगह, उड़ीसा नहीं ओडेसा करके यूक्रेन के अंदर जगह है, जहां पर रशियंस अपने आप को लेकर खुशी पा रहे हैं कि हमने बदला ले लिया। ये तो हो गया साहब इन दोनों की लड़ाई झगड़ा। आज की खबर का पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 ये कि जेलेंस्की ने अपने रक्षा मंत्री को पद से हटा दिया है। अब ये क्या कहानी है? देखो साहब, जेलेंस्की के रक्षा मंत्री जिनका नाम है मिखाइलो फेदोरोव, ये मात्र 35 वर्षीय, बहुत ही कम उम्र के और बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं। इनकी सेना जनरल्स के साथ बातचीत नहीं बन रही थी। इनका लड़ाई क्या थी इनकी? इनका कहना यह था कि जो सेना है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में फंसी हुई है। सैनिकों को युद्ध करने क्यों भेजना जब युद्ध रोबोट लड़ सकता है, जब ड्रोन से हमले किए जा सकते हैं। जब जेलेंस्की ने इन्हें हटाया तो आप ये जो लोग आते हुए देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट करने सरकारी बिल्डिंग्स के सामने यूक्रेन में एकत्रित होती हुई जनता है जो विरोध करने आ रही है कि जेलेंस्की आपने इन्हें हटा क्यों दिया। यहां पे तमाम शहरों के अंदर उनके समर्थन में उमड़ी हुई जनता यूक्रेन के अंदर आप देख सकते हैं, जो कह रहे हैं कि हमें हमारा रक्षा मंत्री वापस चाहिए, अन्यथा आप इस बात का परिणाम भुगतेंगे। अब धमकाया जा रहा है रक्षा मंत्री के नाम पर। तो साहब, रक्षा मंत्री ऐसा क्या करामाती आदमी था? आप सबने रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत लंबे समय बाद यह सुना कि यूक्रेन की वापसी हो रही है, मतलब रशिया पीछे हट रहा है। रूस के अंदर घुस घुस करके कभी रिफाइनरी, तो कभी कर्च स्ट्रेट, तो कभी कहीं, सब जगह अब हमले हो रहे हैं। कारण ड्रोन। ड्रोन अचानक किसी ने दे नहीं दिए, इन लोगों ने डेवलप किए, बनाई, रिसर्च इंजीनियरिंग से उस काम को किया और करके जो आज हाल मचाया है वो आपके सामने है। इसी कारण से लोग इन्हें चाह रहे हैं। लेकिन सेना के अधिकारियों के साथ चलती मनमुटाव के चलते जेलेंस्की ने इन्हें हटाना प्रेफर किया, क्योंकि ये सेना के अधिकारियों को सीधा बोलते थे कि आप जाकर के फ्रंट लाइन पर लड़ने जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं मिल रहा है। इनकी ये जो लड़ाई थी जेलेंस्की के लिए ये भारी हो गई। साथियों, जब भी डिफेंस की बात होती है ना, हम राष्ट्र प्रेम के अंदर, देशभक्ति के अंदर कभी सेना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते और कुछ भी नहीं सुनते। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, ये सेना के अंदर जो रक्षा खरीद होती है उसको लेकर बड़ा सेंसिटिव था। जब भी सेना, क्योंकि सेना को क्या चाहिए, जैसे राजनेता को राज चाहिए, ऐसे सेना को वॉर चाहिए। वॉर चाहिए से मतलब है क्योंकि सेना का महत्व और सेना का रेस्पेक्ट और सेना का एस्टेब्लिशमेंट तभी अपने आप को सबसे ज्यादा सक्रिय रखता है। अन्यथा सेना पूरे टाइम तैयारी करती है, यहां युद्ध हो गया तो ऐसे जाएंगे, ये युद्ध अभ्यास करेंगे, युद्ध में वो युद्ध में ही रहती है, वही सेना है। सेना को ऐसे समय पर भयंकर डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत होती है। दुनिया भर से प्राप्त जितनी भी सहायता है यूक्रेन को, वो सेना के लिए सीधी सीधी पहुंचाई जाती है। इसमें बहुत सारा करप्शन हो रहा है। यूक्रेन में जेलेंस्की के ऊपर तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जेलेंस्की करप्शन कर रहे हैं, और करप्शन में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो नहीं चाहते कि डिफेंस मिनिस्टर ऐसा आदमी हो जो सेना को कम सामान के साथ काम करने की बात करे। आप पूछेंगे ऐसा क्या कर दिया?
तब हुआ ये कि ये व्यक्ति 6 महीने से डिफेंस संभाल रहे थे, उससे पहले भी इन्होंने डिफेंस में कुछ इंटरफेरेंस किया हुआ था। राजनीति में तो ये मतलब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हुए 2019 से। सीन ये है कि इन भाई साहब ने पहले डिजिटल मंत्री रहते हुए डिफेंस मिनिस्टर से पहले ऑनलाइन पोर्टल बना दिया और ऑनलाइन पोर्टल बनाते हुए यह कहा कि जो हमारे सैनिक युद्ध के समय जो वेपन खरीदना चाहें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद लें। मतलब इन्होंने रक्षा खरीद को बंद कमरों में होने वाली रक्षा खरीद से अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह वेपन सैनिक खरीद सकते हैं यह प्रोसेस दे दिया कि जिस सैनिक को जो जरूरत है खरीद ले, सरकार पैसा दे देगी। और सरकार को भी यह पता चल गया कि इतने में यह उपलब्ध करानी है। इससे क्या हुआ, फेयर प्राइस कंपटीशन हो गया। जो भी कंपनी बाजार से निकलकर वहां पर मार्केट में लिस्ट करना चाहती हैं अपनी गन्स को, अपनी तमाम चीजों को, वो वहां पर करके सैनिकों का विश्वास जीत रही हैं। इससे रक्षा क्षेत्र में जुड़ी हुई बड़ी सारी रक्षा लॉबी को इनसे दिक्कत होने लगी। तो दो लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई, मतलब यूक्रेन के जो बड़े जनरल्स हैं और जो डिफेंस लॉबी जो पैसा कमाना चाहती है उसे। परिणाम क्या निकला, इन्हें पद से हटा दिया गया। अब इनका पद से हटना निश्चित ही रूस के लिए तो फायदे की चीज है, लेकिन ठीक बात है, मतलब यूक्रेन के अंदर जिस प्रकार का प्रतिरोध है वो ये दर्शाता है कि यूक्रेनियंस युद्ध तो लड़ रहे हैं लेकिन पूरा देश पूरी तरह ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन सा राजनेता क्या चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों जानकारियों से अवगत हमने ठीक से करा दिया होगा। आपको जानकारी पसंद आ गई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन है साहब, वो दबा दें। उसकी रिक्वेस्ट आपसे इसलिए क्योंकि आप उसे सब्सक्राइब करते हैं, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हम आपसे कोई उसमें शुल्क नहीं लेते। 0.3 सेकंड के अंदर आप उस बटन को दबा सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऑलरेडी दबा रखा है उस बटन को तो लाइक करिए, साथियों से साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी इस रविवार वेबिनार के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक गूगल फॉर्म भरा हुआ है, आप उसे जाकर ज्वाइन करिए और आपको वहां से क्लास का लिंक मिल जाएगा जिसमें हम दुनिया की तमाम बड़ी पर्सनैलिटीज जो हैं उनकी पर्सनैलिटी को डिकोड करेंगे। धन्यवाद।